गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आप सब कैसे हो बेटा। तो कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है, जिसके मद्देनज़र रखते हुए हमने साइंस की क्लास और तैयार की है। तो हम बात करेंगे साइंस की, यानी विज्ञान की, कक्षा 10वीं की, और हिंदी मीडियम में साइंस कराएंगे। हिंदी मीडियम में साइंस, माध्यम साइंस, जिसका पहला चैप्टर है आपके पास रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। पहला चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होती है और अभिक्रियाएं क्या होती है और कितने टाइप की होती है इस टाइप से, तो सभी पढ़ेंगे हम इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? वे प्रक्रियाएं हैं जिसमें नए गुणधर्मों के साथ एक नए पदार्थ बनते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रियाएं बोलते हैं। किसे बोलते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वे प्रक्रियाएं जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले उदाहरण ले लेते हैं। इसका उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? दूध से दही बनना, दूध से दही बनाते होगे आप। दूसरा है भोजन का पकना, भोजन का पकना। तीसरा हम लिख सकते हैं एक और इसके किताब के अंदर ही, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होना। ये हमारे पास 3 उदाहरण हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिसमें नए गुणधर्म के साथ एक नए पदार्थ बनते हैं, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। उदाहरण के तौर पे हम जान लेते हैं दूध से दही का बनना, भोजन का पकना, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होना। ये हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं के उदाहरण और किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट करते हैं। अब जो रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं उनके कुछ अभिलक्षण होते हैं। अभिलक्षण का मतलब है उनके क्या क्या होते हैं। अगर रिएक्शन होती है तो कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा उसके अंदर। तो रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण, लक्षण भी लिख सकते हैं, अभिलक्षण भी लिख सकते हैं। पहला क्या है? गैस उत्सर्जन, गैस का निकलना लिख सकते हैं, गैस का उत्सर्जन। पहला जो पॉइंट है गैस का उत्सर्जन। दूसरा पॉइंट हमारे पास है तापमान। अगर कोई भी अभिक्रिया होगी तो तापमान में परिवर्तन होगी, तापमान में परिवर्तन या बदलना, परिवर्तन। तीसरा है अवक्षेप का बनना, यानी उसके अंदर अगर कोई भी हमने चीज़ तैयार की है उसके अंदर कुछ अशुद्धियाँ भी होती है। और इसके बाद है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था का मतलब पहले अगर ठोस है तो वो द्रव में चेंज होगी, द्रव है तो गैस में चेंज होगी। इस प्रकार जो अभिक्रियाएं होती है उसमें अवस्था में परिवर्तन। इसके बाद है पॉइंट नंबर 5, रंग में परिवर्तन लिख सकते हैं, रंग में परिवर्तन। अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबल है अभिलक्षण? गैस का उत्सर्जन, दूसरा तापमान में परिवर्तन, तीसरा अवक्षेप का बनना, और चौथा हमारे पास अवस्था में परिवर्तन, पांचवा हमारे पास रंग का परिवर्तन। इस टाइप से हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अभिलक्षण है। पहला जो हमारे पास है गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, गैस का निकलना मान लेते हैं हमारे पास जिंक है। अगर हम H2SO4 के साथ अब हम अभिक्रिया कराएं, यहाँ से H2 गैस निकलती है।
कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस निकलेगी। यानी हम कोई भी विक्रिया कराते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हाइड्रोजन निकलेगी, गैस निकलेगी वहाँ। जैसे मैंने उदाहरण लिया जिंक, अगर जिंक हमारे पास है और अगर H2SO4 के हम दोनों की अभिक्रिया कराएं तो हमारे पास कौन सी गैस बचेगी? H2। यानी हम लिख सकते हैं Zn+H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास जिंक सल्फेट प्लस में H2, इस प्रकार की गैस निकलती है। ये था गैस का उत्सर्जन। दूसरा, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन कैसे होता है? जैसे मान लेते हैं आप कोई भी चूना है, अगर चूना को हम पानी में डालते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है और उसमें काफ़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है, काफ़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। जैसे घरों में सफ़ेदी नहीं करते, सफ़ेदी करते हैं जो कली करने के लिए एक टब लेते हैं, उसमें पानी डाल लेते हैं, फिर एक कट्टी होती है जैसे उसमें वो होता है चूना होता है, उसको अगर उसमें डाल देते हैं एकदम दम से गिरेंगे तो क्या होगा? यानी बिल्कुल उसका टेम्परेचर है क्या होगा? अधिक होगा, गर्म हो जाएगा ये। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा उसका? अधिक होगा। इसमें से भाप निकलनी शुरू हो जाएगी पानी में से। ठीक है, इस प्रकार यानी तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन क्या है कि अगर हम चूने, उदाहरण बता रहा मैं आपको, चूने तथा पानी के बीच अभिक्रिया से कौन सा चूना प्राप्त होता है? बुझा हुआ चूना, और उसमें काफ़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। काफ़ी मात्रा में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। इसके बाद अपक्षेप का वर्णन, जैसे लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है के बीच में अगर हम रासायनिक अभिक्रिया करें, के बीच में रासायनिक अभिक्रिया करें तो लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, आयोडाइड के पीले अवशेष यानी पीले रंग के अवशेष मिलते हैं। किस रंग के? पीले रंग के। यानी अगर हम लेड नाइट्रेट की अब पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराएं तो हमारे पास किस प्रकार के अवशेष मिलेंगे? लेड नाइट्रेट, यानी वो किस रंग के होंगे? पीले रंग के होंगे। ठीक है बेटा, ये था अवशेष का वर्णन। इसके बाद अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन क्या होगा? अगर जब कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम H2 के साथ क्रिया कराएं, H2 यानी हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएं तो हमारे पास कौन सा पदार्थ बनेगा? मेथनॉल। क्या बनेगा? मेथनॉल। जो मेथनॉल होगा वो किस टाइप का होता है? द्रव टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? द्रव टाइप का। ये तो दोनों गैस थी, ये गैस थी, इससे क्या बना हमारे पास? द्रव बना, यानी मेथनॉल। इसके अंदर अवस्था में परिवर्तन क्या हो सकता है? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की अगर हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो किस प्रकार का द्रव बनता है हमारे पास? मेथनॉल। इसके बाद है रंग में परिवर्तन। लास्ट पॉइंट इसका रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन हमारे पास देख सकते हैं लोहे को जंग लगना, उदाहरण इसका लोहे को जंग लगना। अगर पहले देख सकते हैं लोहा हमारे पास अगर हम उससे बाहर छोड़ दें वायुमंडल में कुछ दिन के लिए, उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उसको बोलते हैं लोहे को जंग लगना। उदाहरण है, यानी इसका क्या हुआ? रंग पहले किस प्रकार का था? अलग था, फिर उसके बाद उस पर किस रंग की पर चढ़ जाती है? भूरे रंग की, तो इसको बोलते हैं हम लोहे को जंग लगना। ये किसका उदाहरण है? रंग में परिवर्तन का। ये हमने किए थे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, उसके अभिलक्षण क्या है। तो इस टाइप से हमने कर लिया है। एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, आप बुक से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे हम इसके बारे में। अब रासायनिक अभिक्रिया, पहले हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं, अब पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होती है? रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा लिखा जाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। सिंपल सा है, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीकों
प्रत्येक यानी उसके जो नाम किस प्रकार से डिनोट होते हैं, जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। जिंक है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास प्रतीक होते हैं। और सूत्र, सूत्र जैसे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन को किस प्रकार दर्शाते हैं हम, हाइड्रोजन H2। अगर जल हमारे पास है, जल का सूत्र क्या होता है हमारे पास, H2O, ठीक है। ये सूत्र होते हैं, सूत्र द्वारा निरूपण को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक समीकरण क्या होती है, किसी भी अभिक्रिया को हम प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा निरूपित करते हैं, उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर एक प्रश्न आता है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होना। अगर हमारे पास इस नंबर का आता है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होना, ये हमारे पास क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसको हम रासायनिक समीकरण में कैसे लिखते हैं, देखिए बेटा। हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्या बनेगा हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम हमारे पास Mg होता है और ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है, O2। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारे पास किसका उदाहरण है, मैग्नीशियम। यानी हमारे पास अगर हम मैग्नीशियम रिबन को वायु में खुला छोड़ दें या जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होना क्या कहलाता है हमारे पास, ये इसकी रासायनिक समीकरण थी। क्या होता है हमारे पास, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, तो उसकी रासायनिक अभिक्रिया हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज़ आती है, आपको ये पता नहीं Mg क्या है और ऑक्सीजन क्या हमारे पास। अब यहाँ से जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। जैसे इन दोनों ने भाग लिया तो इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। आगे का टॉपिक आ चुका है अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक। और उत्पाद क्या होते हैं, उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं हम उत्पाद। क्या बोलेंगे, इसको बोलें उत्पाद। यानी रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं हम उत्पाद। जैसे हम कुछ भी अभिक्रिया करें तो उससे जो चीज़ हम लेते हैं वो तो अभिकारक होते हैं, जिनसे नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। जैसे चाय बनानी, हमने चाय के लिए क्या क्या करते हैं, पानी लेते हैं, चीनी डालते हैं, चाय डालते हैं उसमें, ठीक है। फिर जब जाकर दूध डालते हैं, फिर उसके बाद चाय तैयार होती है। जो चाय तैयार हुई उसको बोलते हैं उत्पाद। और अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक उसके अंदर चीनी है, पानी है और दूध है, ये क्या हमारे पास अभिकारक है। बड़ा सिंपल तरीके से बताया आपको, जो भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक बोलते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यानी फलस्वरूप परिणाम स्वरूप जो उत्पाद नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद, ठीक है बेटा। अभिकारक और उत्पाद हमने आपको बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है, अब कोई टेंशन नहीं। तो पछले समीकरण में अभिकारक है दोनों, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और उत्पाद क्या हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसके बाद रासायनिक समीकरण बहुत से टाइप के होते हैं। पहले संतुलित रासायनिक समीकरण, किसी भी चीज़ को यानी कोई भी हमारे पास रासायनिक समीकरण है उसको अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्वों के जो परमाणु संख्या होती है वो बराबर होती है। क्या बोलेंगे हम, अभिकारकों और उत्पाद में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या
परमाणुओं की संख्या समान लिख सकते हैं या बराबर लिख सकते हैं हो, उसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? जिसके अंदर अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणु होते हैं, तत्व होते हैं, जो भी उनकी जो परमाणु संख्या होती है वो क्या लिखते हैं हम, दोनों की इक्वल होनी चाहिए, उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे जिंक है, जिंक प्लस में H2SO4, जिंक प्लस में H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इससे क्या बनता है हमारे पास? जिंक सल्फेट प्लस H2, जिंक सल्फेट प्लस में H2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन के अणु कितने हैं? 4। तो यहाँ पर कितने? 4। सल्फर कितना हमारे पास? 1। यहाँ पर 1। जिंक कितना हमारे पास? 1। यहाँ पर कितना? 1। तो इसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम कर सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद असंतुलित, बैलेंस्ड इक्वेशन थी, अनबैलेंस्ड, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये क्या होती है? बात बराबर है, इसका अपोजिट होती है ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या असमान हो। या लिख सकते हैं अभिकारक और उत्पाद में एक या एक से अधिक तत्वों की परमाणु संख्या असमान हो। एक या एक से अधिक परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? असमान हो। ठीक है, उसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी लिख सकते हैं अभिकारक को, नोट कर सकते हैं आप साथ के साथ, अभिकारक और उत्पाद में एक या अधिक तत्वों की परमाणुओं की संख्या असमान हो, उसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे Mg प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ से क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1। मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर कितना है? 1 है। इसका मतलब क्या है? जो ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 अणु होते, फिर तो बोलते थे संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको कौन सी बोलेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो इसके बाद करेंगे हम, कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।